साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th में केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट 3 देखेंगे, जिसका पहला विषय है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। चलिए समझते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित होने का अर्थ होता है मुक्त होना। उत्सर्जित होने का क्या अर्थ होता है कि मुक्त होना। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान क्या हो कि जो ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है, वो मुक्त हो। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं बोलते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे C+O2। C का अर्थ क्या है? कार्बन। कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 बनता है। और प्लस में कुछ ऊर्जा जो होती है, कुछ ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्मा क्या होती है? उस दौरान निकलती है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं। जितने भी दहन वाली अभिक्रियाएं होती हैं, दहन का अर्थ होता है जिनको जलाया जाए। और जलाएंगे कब? जब ऑक्सीजन हमारे पास होगी, यानी जिनकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाए तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी। इसको हम लोग इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि अभिक्रिया के बाद में जो उत्पाद मिलता है, हमें क्या मिलता है? जो उत्पाद मिलता है, इसमें जो ऊष्मा होगी ये प्लस का होगी। छेपी पा का क्या अर्थ होगा? प्लस का होगी, यानी धनात्मक होगी। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है N2+3H2 बनेगा 2NH3, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराई जाए तो NH3 बने, यानी कि अमोनिया बने। तो इस दौरान होता क्या है कि 22,400 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, मुक्त होती है। तो इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। थर्ड एग्जाम्पल हमें दिया गया है CH4। CH4 को हम लोग कहते हैं मेथेन। क्या कहते हैं? मेथेन। और मेथेन को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। तो CH4 की अभिक्रिया जब O2 के साथ कराई जाए, यानी कि मेथेन का दहन कराया जाए, जलाया जाए, तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और जल मिलता है, यानी वाष्प मिलता है गैसीय अवस्था में। और इस दौरान कुछ ऊष्मा भी मुक्त होती है। इस दौरान क्या होती है? ऊष्मा मुक्त होती है। इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी हमारी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। सेकेंड हमारा जो है ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। चलिए देखते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी हमें ऊष्मा देनी पड़े। उस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है। तो इस प्रकार की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इन्हें हम कहते हैं ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाएं। ऊष्मा को वो अवशोषित कर ले, ग्रहण कर ले, तो क्या कहलाएगी? ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाएगी। जितनी भी हमारी वियोजन वाली अभिक्रियाएं होती हैं, वियोजन अभिक्रिया हम लोग सेकेंड वीडियो में पढ़ चुके हैं ना, जिनको अपघटित किया जा सके, तो वे सभी हमारी ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा N2+O2, यानी नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाए तो इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। इसमें देखिए उत्पाद में ऊष्मा नहीं जुड़ा हुआ है, हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है, इसलिए यह शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। तो ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो ये बन जाएगा 2NO बन जाएगा। सेकेंड हम लोगों का है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो इसके दौरान हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, जिसके बाद हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, यानी कि बिना बुझा चूना मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारी कहलाती हैं ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाएं। अगला हम लोग देखेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। कौन सी अभिक्रियाएं हैं? उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। तो उदासीनीकरण अभिक्रियाओं में हमें दो टर्म मिलेंगे, एक तो अम्ल मिलेगा, दूसरा क्षारक मिलेगा। अम्ल और क्षार हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर समझ लेते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं, जिनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। और क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कसौले होते हैं, यानी हल्का हल्का उनमें कड़वाहट बना जाती है। तो यह हम उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमें अम्ल और क्षार भी देखना रहेगा। जब अम्ल तथा क्षारक जलीय विलयन में अभिक्रिया करके, यानी हमने एक अम्ल ले रखा है और एक क्षार ले रखा है, इनकी अभिक्रिया कराई जाए, इनका विलयन बनाते, इनके जलीय विलयन की अभिक्रिया कराई जाए तो हमें क्या मिलता है? हमें जल और लवण प्राप्त होता है। हमें यहाँ पर क्या मिलता है? लवण मिलता है और साथ में क्या मिलता है? जल मिलता है। तो इस प्रकार की जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उन्हें हम लोग कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमें इतना याद रखना है कि जब हम लोग अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो HCl की अभिक्रिया जब NaOH के साथ कराई जाती है,
HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो हमें मिलता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड मिलता है और H2O यानी कि जल प्राप्त होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये क्षार होता है। तो अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं तो NaCl जो होता है नमक का सूत्र होता है। नमक को हम लोग लवण कहते हैं तो NaCl क्या होता है, लवण होता है। और जो H2O होता है ये हमारा जल होता है। अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाए तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अगला हम लोग जो देखेंगे वो है आक्सीकरण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि आक्सीकरण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन परमाणु को ग्रहण करना, किसको ग्रहण करना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो हाइड्रोजन को त्यागना। हाइड्रोजन को क्या करना, त्यागना। हाइड्रोजन को त्यागना या फिर ऑक्सीजन को ग्रहण करना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसमें तो हम लोग कहेंगे कि वह रासायनिक अपक्रिया ऑक्सीकरण है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि कापर के यहाँ पर 2 अणु दिए गए हैं और ऑक्सीजन से अपक्रिया कराई गई तो यहाँ पर हुआ क्या है, कापर ने इस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया है और क्या बना दिया है, CuO बना दिया, यानी कि कापर ऑक्साइड बना दिया है। तो ये अपक्रिया हमारी कहलाएगी ऑक्सीकरण अपक्रिया। कौन सी कहलाएगी, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अपक्रिया में होता क्या है, ऑक्सीजन का ग्रहण होता है, जबकि अपचयन अपक्रिया में जस्ट इसका अपोजिट होता है। ऑक्सीकरण अपक्रिया में हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते थे, जबकि अपचयन अपक्रिया में ऑक्सीजन को हम लोग त्यागते हैं। किसको त्यागते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग त्यागते हैं। यानी किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण करना। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे थे, जबकि अपचयन में क्या ग्रहण कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ग्रहण कर रहे हैं। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण किया जाता है या फिर ऑक्सीजन परमाणु को त्याग दिया जाता है तो उसे हम लोग अपचयन अपक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो CuO यानी कि कापर ऑक्साइड की अपक्रिया H2 के साथ कराई जाए, हाइड्रोजन के साथ कराई जाए, ये जो चिन्ह बना हुआ है इसे हम लोग कहते हैं गर्म करना। ये अभिक्रिया का चिन्ह है। तो जब हम लोग गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि ये जो कापर ऑक्साइड है ये ऑक्सीजन को त्याग दे रहा है, ऑक्सीजन को हटा दे रहा है और क्या बनाएगा, कापर बनाएगा और प्लस का यहाँ पर H2O बन जाएगा। तो ऑक्सीजन को त्यागना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। और यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसी हो कि जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, क्या हो रहा हो, ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उनको, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं उनको। किनको, जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा हो। अगला विषय हमारा संक्षारण क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। विभिन्न तत्वों का धीरे धीरे क्षय होना। क्षय होने का मतलब होता है नष्ट हो जाना, धीरे धीरे खराब हो जाना। तो जो हमारे तत्व होते हैं यहाँ पर हमें धातुएं कहना चाहिए। विभिन्न धातुओं का, किनको, विभिन्न धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। तो विभिन्न धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जो संक्षारण होता है यह एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, यह पूरी एक प्रक्रिया होती है। संक्षारण के कारण ही लोहे पर जंग का लगना। किस पर, लोहे पर जंग क्यों लगता है, संक्षारण के कारण, क्योंकि धीरे धीरे धातु का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। कार के जो ढांचे होते हैं, पुल, जहाज होते हैं, या फिर धातु विशेषकर लोहे से बनी जो वस्तुओं की बहुत क्षति होती है वो क्यों होती है, संक्षारण के कारण ही होती है। तो संक्षारण से बचने के उपाय क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं। जो लोहे की सतह होती है उस पर पेंट कर दिया जाए, तो लोहे की जो सतह होती है उस पर पेंट कर दिया जाए तो उसका क्षय नहीं होता है, संक्षारण नहीं होता है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि विभिन्न धातुओं की पॉलिश चढ़ा दी जाए। विभिन्न धातुओं की क्या कर दी जाए, पे पॉलिश चढ़ा दी जाए, तो पॉलिश चढ़ाकर भी हम लोग संक्षारण से बच सकते हैं। तो इसी टॉपिक के साथ ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान का सेकंड चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।